हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेडस्प्लॉइट में। आज का टॉपिक है एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके प्रैक्टिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करता है। क्वेश्चन है विच वर्ब सूट प्रो एक्सटेंशंस डू यू फ्रीक्वेंटली यूज ड्यूरिंग एडवांस्ड पेन टेस्टिंग। सो इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर ये समझना चाहता है कि आप वर्ब सूट सिर्फ बेसिक प्रॉक्सी या स्कैनर की तरह यूज करते हैं या फिर उसके एडवांस्ड इकोसिस्टम्स स्पेशली एक्सटेंशंस का भी स्ट्रेटेजिक यूज करते हो, क्योंकि रियल वर्ल्ड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी असेसमेंट्स में बर्ब सूट एक्सटेंशंस ऑफन गेम चेंजर बन जाते हैं। इनका सही कॉम्बिनेशन आपको ऑथराइजेशन बाईपास, टोकन टैम्परिंग, रेस कंडीशन टेस्टिंग और इवन ग्राफक्यूएल एक्सप्लॉइटेशन जैसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज एड्रेस करने में भी हेल्प करता है। सो आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि आप एक्सटेंशंस का सिलेक्शन और उनका यूसेज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हिसाब से करते हो, ना कि सिर्फ बगी वेब ऐप स्टोर बी ऐप स्टोर जो रहता है बॉब सूट का। सो उस स्टोर ब्राउज करके हम एक्सटेंशंस बस ऐड करते थे, ऐसा नहीं है। आपके आपका एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए पेन टेस्टिंग का। सो दैट इज आवर मेन एजेंडा फॉर एग्जांपल ऑटोराइज। ये एक मस्ट हैव एक्सटेंशन है फॉर ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल टेस्टिंग। ये टूल आपको इजीली डिटेक्ट करने देता है कि किसी लो प्रिविलेज यूजर को अननेसेसरी एक्सेस मिल रहा है या नहीं। और दूसरा है JWT एडिटर। JWT एडिटर इज हाईली इफेक्टिव फॉर जेसन वेब टोकन एनालिसिस। जेसन JWT ये वेब ऐप में पेन टेस्टिंग में भी यूज होता है, टेस्ट किया जाता है, एपीआई में भी, मोबाइल में भी, हर चीज़ में, मतलब जहाँ पर ऑथेंटिकेशन का रोल है, मतलब लॉगिन है वगैरह, तो वहाँ पर हम JWT टोकन यूज़ करते हैं। उसका टेस्टिंग भी ज़रूरी होता है। ठीक है। सो JWT एडिटर इज हाईली इफेक्टिव फॉर जेसन वेब टोकन एनालिसिस। तो JWT एडिटर ये एक वर्ब का एक्सटेंशन है जिससे हम JWT टोकन का वल्नरेबिलिटीज, फ्लॉज फाइंड आउट करते हैं। जेसन का टोकन जो रहता है, जेसन वेब टोकन जो रहता है, उसका एनालिसिस करते हैं अपन यहाँ JWT एडिटर से। ठीक है। यहाँ आप सिग्नेचर रिमूव करके या पेलोड मॉडिफाई करके टोकन सिक्योरिटी वैलिडेट कर सकते हो। एडवांस्ड ऑटोमेशन और डीपर वल्नरेबिलिटी कवरेज के लिए एक्टिव स्कैन प्लस प्लस को यूज करते हैं अपन। तो ये बर्ब के डिफॉल्ट स्कैनर को इनहेंस करता है बेटर टेस्ट केस और कस्टम स्कैन लॉजिक के साथ। तो टर्बो इंट्रूडर ये भी एक है। टर्बो इंट्रूडर इज एक्सीलेंट फॉर हाई स्पीड ब्रूट फोर्सिंग एंड रेस कंडीशन टेस्टिंग, स्पेशली जब आपको कॉन्करेंट रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है। लॉगर प्लस ये एक एक्सटेंशन है, तो उसका रोल है डिटेल्ड लॉगिंग। ये हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ग्रैन्युलर ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है, जो डिबगिंग और कॉम्प्लेक्स फ्लो का जो एनालिसिस होता है, तो उसमें काफी हेल्पफुल होता है वो। अगर एप्लीकेशन ग्राफक्यूएल एपीआई यूज कर रहा है तो इन क्यूएल एक्सटेंशन स्कीमा डिस्कवरी और क्यूरी फजिंग के लिए आइडियल है वो इन क्यूएल। ठीक है। तो जावा बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए J2EE स्कैन यूज होता है, जो JSP जावा सर्वर पेजेस जो रहते हैं, शेल JSP शेल्स और इनसिक्योर सर्वलेट्स रहते हैं, तो और जावा स्पेसिफिक मिसकॉन्फ़िगरेशंस को आइडेंटिफाई करने का काम भी J2EE स्कैन एक्सटेंशन करता है। सो कभी-कभी कस्टम बिजनेस लॉजिक या एज केस टेस्टिंग के लिए रिफ्लेक्टर एक एक्सटेंशन है, और बर्प बाउंटी प्रो भी यूज करते हैं।
और बर्प बाउंटी से पैसिव और एक्टिव कस्टम स्कैन रूल्स डिफाइन किए जा सकते हैं, जो यूनिक वल्नरेबिलिटीज़ डिस्कवर करने में आपको हेल्प करते हैं। सो बर्प बाउंटी प्रो का पेड वर्ज़न भी आता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ इफ यू आर लुकिंग फॉर द इमर्जिंग थ्रेड्स। तो वो एक है पॉइंट, अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो दिस इज़ नॉट a promotion for that particular company. So रियल वर्ल्ड सिनारियो में ये एक्सटेंशंस टेस्टिंग वर्कफ्लो को एफिशिएंट बनाते हैं, थॉरो बनाते हैं पूरा एंड टू एंड, और स्केलेबल भी बना देते हैं। स्केलेबल मतलब कितना भी बड़ा एप्लीकेशन हो, मतलब आवर रीच विल बी अप टू देयर। सो जैसे एक बार ऑथराइजेशन फ्लॉ टेस्ट करते वक्त ऑटोराइज और JWT एडिटर का कॉम्बिनेशन यूज करके मल्टी लेवल एक्सेस कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं, और टर्बो इंट्रूडर से टाइमिंग अटैक वैलिडेट किया जाता है। सो ऐसे केसेस इंटरव्यूअर को दिखाते हैं कि आप टूल से मास्टरी लेवल पे काम करते हो, ना कि सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स पे डिपेंडेंट हो। तो टू समराइज, जब भी आप ये पूछा जाता है कि विच बगसूट प्रो एक्सटेंशंस डू यू यूज, तो कॉन्फिडेंटली बताएं ऑटोराइज किस लिए यूज होता है। ऑटोराइज फॉर ऑथोराइजेशन बाईपास, ठीक है। ऑथराइजेशन मतलब अ, आपको ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन है, लेकिन आपको कौन सा एक्सेस मिलना चाहिए। क्या आप घर के अंदर एंट्री किए, लेकिन आपको आप क्या क्या काम कर सकते हो। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए परमिशन, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज ए ऑथोराइजेशन। तो उसको हमें बाईपास करना है, सो फॉर दैट पर्पज ऑटोराइज विल बी यूज्ड, ठीक है। सो JWT एडिटर है, तो वो किस लिए यूज होता है, टोकन टेस्टिंग। ये सारे के सारे एक्सटेंशंस हम इन डिटेल में भी देखने वाले हैं इन ब्रीफ, ठीक है। सो अभी के लिए आप ये ध्यान में रखिए, ऑटोराइज किस लिए यूज होता है, ऑथोराइजेशन बाईपास के लिए। JWT एडिटर किस लिए यूज होता है, टोकन टेस्टिंग के लिए। मतलब फ्लॉज है क्या, वीकनेस है क्या, JWT टोकन में वीक नहीं होना चाहिए। कोई एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका लेंथ होना चाहिए अच्छा खासा। सो एक्टिव स्कैन प्लस है, तो दैट इज़ फॉर द एडवांस्ड स्कैनिंग, ठीक है। सो देन आता है टर्बो इंट्रूडर। सो टर्बो इंट्रूडर ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ होता है, कॉन्करेंसी के लिए यूज़ होता है। देन लॉगर प्लस है, सो दैट इज़ फॉर द डिटेल्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लॉगिंग। सो इन क्यूएल यूज़ होता है फॉर ग्राफ क्यूएल API पेन टेस्टिंग। देन आता है JDoE स्कैन फॉर जावा ऐप असेसमेंट्स। और कौन सा बचा है, बर्प बर्प सूट बर्प बाउंटी प्रो है एक। सो दैट इज फॉर द कस्टम स्कैन रूल्स। और और एक है रिफ्लेक्टर है, सो रिफ्लेक्टर फॉर द रिफ्लेक्शन बेस्ड इनपुट ट्रैकिंग। सो आप ब्रीफली उनका कोर पर्पस मेंशन करें, और अगर कोई स्पेसिफिक सक्सेस स्टोरी या यूज केस याद हो तो वो भी शेयर करें। इससे आपका रियल वर्ल्ड डेप्थ क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने फेवरेट एक्सटेंशंस जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी इनसाइट्स। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कैसे बॉब के एक्सटेंशन से ऑटोमेटेड वर्कफ्लो क्रिएट किया जा सकता है, और फॉर द एंटरप्राइज स्केल टेस्टिंग, ठीक है। सो ठीक है, सो अभी हम देखते हैं फर्स्ट वन। तो ऑटोराइज, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो ऑटोराइज। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल बर्ब सूट एक्सटेंशन के बारे में, जिसका नाम है ऑटोराइज। ये एक्सटेंशन स्पेसिफिकली तब काम आता है जब आपको टेस्ट करना होता है कि
किसी एप्लीकेशन में ऑथराइजेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, यानी क्या लो प्रिविलेज या अनऑथेंटिकेटेड यूजर भी एडमिन या दूसरे यूजर्स के डेटा तक एक्सेस कर सकता है या नहीं। सो ऑटोराइज बेसिकली क्या करता है, जैसे ही आप बर्ब प्रॉक्सी के थ्रू किसी ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट को भेजते हो या एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली उसी रिक्वेस्ट को एक अनऑथोराइज्ड वर्जन के साथ फिर से सेंड करते हैं और दोनों रिस्पॉन्सेस का कंपैरिजन किया जाता है। अगर अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट को भी सेम या सिमिलर रिस्पॉन्स मिलता है तो भाई समझ जाओ ये एप्लीकेशन ऑथराइजेशन एनफोर्स नहीं कर रहा है और ऑथराइजेशन बाईपास या आइडोर वल्नरेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग चांस है। ठीक है, सो अब चलिए स्क्रीनशॉट के थ्रू समझते हैं। लेफ्ट साइड में जो टेबल दिख रहा है उसमें हर रो एक HTTP रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हो कि URL, ठीक है, रिस्पॉन्स साइज फॉर ओरिजिनल मतलब ऑथोराइज्ड और मॉडिफाइड और अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट, साथ ही कॉलम में स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो लेफ्ट साइड में जो टेबल दिख रहा है तो उसमें हर रो एक HTTP रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हो URL, रिस्पॉन्स साइज, ठीक है, मतलब ओरिजिनल और अनऑथोराइज, मॉडिफाइड और अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट, साथ ही कॉलम में स्टेटस दिख रहा है जहां पे लिखा है बाईपास इज पॉसिबल। ठीक है, या इज एनफोर्स्ड, ये लिखा है। तो बाईपास इज पॉसिबल का मतलब है अनऑथोराइज्ड यूजर को भी वो डेटा मिल गया जो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए ही था। और इज एनफोर्स्ड का मतलब है ऑथोराइजेशन प्रॉपरली लगाई गई है, यानी यानी अनऑथोराइज्ड यूजर को एक्सेस डिनाई किया गया है। ठीक है, सो राइट साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन पैनल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले ऑटोराइज का टॉगल बटन, यहाँ से आप एक्सटेंशन, यहाँ से आप एक्सटेंशन ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद कुछ चेक बॉक्सेस है, जैसे चेक अनऑथेंटिकेटेड दिख रहा होगा। इग्नोर 304, ठीक है, चेक बॉक्सेस चेक कीजिए। सो इग्नोर 304 स्टेटस कोड्स है, रिप्लेस क्यूरी पैरम्स है। तो इन ऑप्शंस के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि ऑटोराइज कैसे बिहेव करे। ठीक है, सो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है ऑथोराइजेशन हेडर। ठीक है, सो ऑथोराइजेशन हेडर, यहाँ पे आप वो टोकन या कुकी पेस्ट करते हो जो आप एज एज एन अनऑथोराइज्ड यूजर यूज करना चाहते हो। ये एक्सटेंशन उस टोकन के साथ हर रिक्वेस्ट को फिर से फायर करेगा। ये फिर से फायर करेगा कि रिस्पॉन्स सेम है या डिफरेंट है। अगर रिस्पॉन्स सेम है इसका मतलब प्रॉब्लम है। तो नीचे आपको फिल्टर्स का सेक्शन मिलता है। ठीक है, सो जहाँ पे ऑटोराइज स्टैटिक फाइल्स जैसे डॉट CSS, डॉट PNG वगैरह जो भी फाइल्स रहती है, सो डॉट ICO आइकॉन वाले रिक्वेस्ट को स्किप कर देता है ताकि सिर्फ रिलीवेंट एंड पॉइंट्स टेस्ट हो। और नीचे एनफोर्समेंट डिटेक्टर और इंटरसेप्शन फिल्टर से आप फाइन ट्यूनिंग भी कर सकते हो। फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, जैसे कि सिर्फ स्पेसिफिक URLs या स्टेटस कोड्स मॉनिटर करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, आइडोर दैट इज इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस
या प्रिविलेज एस्केलेशन दैट इज प्रिवेस्क जैसे फ्लॉज डिटेक्ट करने हैं, तो ऑटोराइज आपका ट्रस्टेड टूल बन जाता है, बन सकता है। इस एक्सटेंशन को सही से कॉन्फ़िगर करके आप एक ही बार में मल्टीपल एंड पॉइंट्स टेस्ट कर सकते हो विदाउट मैन्युअली स्विचिंग टोकन्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अ, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा फ्लो चार्ट जो बताता है कि अ, जब एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट को रिप्लाई किया जाता है तो सिस्टम कैसे डिसाइड करता है कि वल्नरेबिलिटी है या नहीं। तो यानी यही अप्रोच आपको बर्पसूट जैसे टूल्स या ऑटोमेटेड स्कैनर्स में भी देखने को मिलते हैं। तो स्पेसिफिकली जब हम ऑथोराइजेशन टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो वो हम अभी देख रहे हैं। तो स्टेप वन में क्या लिखा गया है कि सबसे पहले सिस्टम को इनपुट देना पड़ेगा। तो इनपुट देना है तो सबसे पहला ये स्टेप रहेगा। सबसे पहले सिस्टम एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट और उसका रिस्पॉन्स लेता है। यूजुअली ये रिक्वेस्ट रिप्लेड होती है, मतलब सेशन टोकन चेंज हो सकता है या कुकी हटा के रिक्वेस्ट भेजी जाती है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है स्टेप टू। स्टेप टू में क्या रहेगा कि स्टेटस कोड वैलिडेटर, आप देख सकते हो स्क्रीन में। तो सबसे पहला चेक होता है रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड देखना। स्टेटस कोड 200 है या फिर 200 नहीं है, 200 ओके है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला चेक होता है कि रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड देखना। अगर रिस्पॉन्स में HTTP 200 ओके मिलता है तो इसका मतलब एक्सेस अलाउ हुआ है और सिस्टम अगला स्टेप फॉरवर्ड करता है। लेकिन अगर 401, 403, 404 स्टेटस कोड मिलता है तो सिस्टम सीधा बोल देता है कि नॉट वल्नरेबल, क्योंकि अनऑथोराइज्ड यूजर को एक्सेस नहीं मिला। ठीक है, देन थर्ड स्टेप है रेगेक्स वैलिडेटर। अगर स्टेटस कोड 200 है तो सिस्टम ये चेक करता है कि रिस्पांस में कोई स्पेसिफिक एरर मैसेज तो नहीं है, जैसे यू आर नॉट ऑथोराइज्ड या एक्सेस डिनाइड। तो रेगेक्स वैलिडेटर इन मैसेजेस को मैच करता है। अगर मैच मिल जाता है तो अगेन वर्डिक्ट सिंपल होता है, नॉट वल्नरेबल। इफ इट इज नॉट मैच्ड, अगर मैच होता है, अगर मैच मिल जाता है तो नॉट वल्नरेबल। ठीक है, अगर मैच नहीं मिलता तो अब कंटेंट लेवल कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो देन आता है कंटेंट बेस्ड वैलिडेटर। ठीक है, कंटेंट सिमिलरिटी वैलिडेटर। तो स्टेप 4 में क्या आएगा कि अब सिस्टम ओरिजिनल और मॉडिफाइड रिस्पांस का कंपैरिजन करता है। जैसे हाई प्रिविलेज और लो प्रिविलेज यूजर का रिस्पांस चेक किया जाता है। अगर दोनों का कंटेंट सिमिलर है तो सिस्टम अगले स्टेप पे जाता है। इतना समझ में आया? अगर कंटेंट टोटली डिफरेंट है तो रिक्वेस्ट शायद ब्लॉक हो गई है और रिजल्ट है नॉट वल्नरेबल। ठीक है, कंटेंट सिमिलरिटी वैलिडेटर अगर मैच होता है तो क्या होगा, नहीं मैच होता है तो नॉट वल्नरेबल, अगर मैच होता है तो फिर से कंटेंट सिमिलरिटी चेक किया जाएगा। ठीक है, कंटेंट सिमिलरिटी वैलिडेटर फिर से बताना है तो बता देते हैं। अब सिस्टम ओरिजिनल और मॉडिफाइड रिस्पांस का कंपैरिजन करता है, जैसे हाई प्रिविलेज और लो प्रिविलेज यूजर का रिस्पांस। अगर दोनों का कंटेंट सिमिलर है तो सिस्टम अगले स्टेप पे जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो मैच हुआ। तो अगर कंटेंट टोटली डिफरेंट है तो रिक्वेस्ट शायद ब्लॉक हो गई है या रिजल्ट है नॉट वल्नरेबल। ठीक है, तो ये हो गया अपना फ्लो। ठीक है,
तो स्टेप 5 है, स्टेप 5 में U2 लिखा हुआ देख सकते हो। तो इसमें क्या रहेगा कि कंटेंट सिमिलैरिटी वैलिडेटर ये भी है। ये स्टेप और भी स्ट्रिक्ट एल्गोरिदम से डीपर कंपैरिजन करता है। अगर यहां भी मैच नहीं मिलता है तो सिस्टम फाइनली डिक्लेयर करता है कि वल्नरेबल है करके। अगर मैच नहीं होता है तो वल्नरेबल मतलब अनऑथोराइज्ड यूजर भी रेस्ट्रिक्टेड डेटा देख सकता है। अगर मैच मिलता है तो वर्डिक्ट है नॉन वल्नरेबल, मैच मिलता है तो नॉट वल्नरेबल। ठीक है, शॉर्ट में समझाया जाए तो इस पूरे प्रोसेस का मेन गोल है फॉल्स पॉजिटिव्स को अवॉइड करना और एक्यूरेट ऑथोराइजेशन फ्लॉज को डिटेक्ट करना। सिर्फ स्टेटस कोड नहीं बल्कि रेगेक्स बेस्ड मैसेजेस और डीप कंटेंट सिमिलरिटी तक वैलिडेट किया जाता है ताकि रियल वल्नरेबिलिटी का सॉलिड प्रूफ मिले। ऐसे मल्टी लेयर्ड डिटेक्शन आपको बर्प ऑटोराइज या फिर ज़ैप प्लगइन्स या कुछ एडवांस्ड सास्ट या फिर डैस्ट टूल्स में मिलता है। सास्ट मतलब स्टैटिक एनालिसिस, डैस्ट मतलब डायनेमिक एनालिसिस। सास्ट मतलब जब कोड रन नहीं हो रहा है तब, डैस्ट मतलब जब कोड रन हो रहा है तब। अगर आपको ये फ्लो समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कौन सा टूल आप ऑथोराइजेशन टेस्टिंग के लिए यूज करते हो वगैरह। अब बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। टेक्निकल मतलब ऑटोराइज के अंदर में हम रेगेक्स वैलिडेटर यूज करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द रेगेक्स वो हम अभी अ, आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेगेक्स पैटर्न की। और ये ऑटोराइज एक्सटेंशन का एनफोर्समेंट डिटेक्टर में कैसे यूज होता है। ठीक है, तो जब आप बर्ब सूट का ऑटोराइज एक्सटेंशन यूज करते हो तो आपको अक्सर सुनने को मिलता है रेगेक्स पैटर्न कॉन्फ़िगर करो या रेगेक्स ऐड करो एनफोर्समेंट डिटेक्टर में। लेकिन सवाल ये है कि रेगेक्स होता क्या है और ऑटोराइज में इसका यूज क्यों जरूरी है। रेगेक्स यानी रेगुलर एक्सप्रेशन एक स्मार्ट और फ्लेक्सिबल सर्च पैटर्न है जिससे आप किसी टेक्स्ट को मैच करने के लिए यूज करते हो। सिंपल शब्दों में अगर आपको पता है कि रिस्पॉन्स में कोई एरर मैसेज आ रहा है जैसे यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस एक्शन, तो आप उस मैसेज को एग्जैक्ट स्ट्रिंग से मैच करने के बजाय रेगेक्स यूज करने करके मैच करा सकते हो। इससे छोटी छोटी मोटी वेरिएशंस आने पर भी ऑथोराइज समझ जाएगा कि ऑथोराइजेशन प्रॉपरली एनफोर्स्ड है। ठीक है, सो आप स्क्रीन में देख सकते हो डे लिखा है बट वो मैच कर रहा है। तो ग्रीन में सेकंड नंबर पे जो दिख रहा है तो ग्रीन में डे नहीं है, वेदर में डे नहीं है। माई सेकंड ठीक है हैप्पी डे में है उसमें, लेकिन उसमें ये नहीं है, वो वीक डे नहीं है। ठीक है, समन डे इसमें डे है तो उसमें डिटेक्ट किया, ये ऑटोमेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड तरीके से वो सर्चिंग कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हर एप्लीकेशन के एरर मैसेजेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो हर एप्लीकेशन के एरर मैसेजेस अलग होते हैं। कभी अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कभी एक्सेस डिनाइड, कभी यू डू नॉट हैव परमिशन या फिर फॉरबिडन। अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रिंग फिल्टर यूज करोगे तो एक ही मैसेज मैच होगा, लेकिन रेगेक्स लिखोगे, रेगेक्स मतलब नॉट ऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड, एक्सेस डिनाइड, फॉरबिडन। तो ऑथोराइज इन सब मैसेजेस को डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्ट कर लेगा। आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोराइज मतलब रेगेक्स जब कोई यूज करता है डेवलपर तो
सोनार क्यूब भी इशू देता है, तो कोड क्वालिटी मिसमैच हुआ है वगैरह, बट इसमें ऑटोराइज में इंटरनली वो सब चीज़ें है इनबिल्ट, काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड किया हुआ है। सो ऑटोराइज में रेगेक्स कैसे लिखे? तो ऑटोराइज में कॉन्फ़िगरेशन में एनफोर्समेंट डिटेक्टर टैब में जाओ, ठीक है? यहाँ पर एनफोर्समेंट डिटेक्टर टैब में जाना पड़ेगा, फर्स्ट टैब। सो यहाँ आपको कंटेंट टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे रिस्पॉन्स बॉडी, हेडर्स या फुल रिस्पॉन्स। फिर नीचे टेक्स्ट बॉक्स में लिखो अनऑथोराइज्ड, एक्सेस डिनाइड, नॉट परमिटेड, फॉरबिडन। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, जस्ट अ मोमेंट, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन साइन है, तो अनऑथोराइज्ड वगैरह रहेगा। यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे वगैरह लिखा है, बट वहाँ पर हमें अनऑथोराइज्ड, एक्सेस डिनाइड, नॉट परमिटेड, फॉरबिडन, ये सब चीज़ें अगर मैच होती है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब होता है कि केस इनसेंसिटिव मैच है। और यहाँ पर पाइपलाइन भी दिया है, पाइपलाइन मतलब वर्टिकल लाइन देख सकते हो, तो उसका मतलब है और मतलब कोई भी एक मैच हो गया तो अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है? मैच हुआ नहीं हुआ, वो मैच हुआ तो क्या होगा, मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हमने देखा है। फिर से अगर रिपीट करना चाहते हैं तो फ्लो को एक बार देख लो। अगर मैच नहीं हुआ तो नॉट वल्नरेबल, तो मैच नहीं होना ये एक अच्छी बात है। अगर मैच होता है तो वो एक अच्छी बात अगर मैच होता है तो वो वल्नरेबल नहीं है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। U1 में अगर नो मैच नहीं होता है तो नॉट वल्नरेबल, U2 में अगर नॉट नो मैच होता है तो वो वल्नरेबल रहेगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। तो अगर आपको फिर से एक्सप्लेन करना, अ, अ, अगर आप बोलते हैं तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले इनपुट मिलता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट और उसका रिस्पॉन्स, जब आप उसी रिक्वेस्ट को दोबारा भेजते हो तो इसके बाद सबसे पहला चेक होता है स्टेटस कोड वैलिडेटर। अगर एचटीटीपी स्टेटस 200 नहीं आता, फॉर एग्जांपल 404 या 403, तो सिस्टम तुरंत कंक्लूड करता है कि रिक्वेस्ट का रिजल्ट यूजफुल नहीं है, और इस केस में एप्लीकेशन नॉट वल्नरेबल मानी जाती है। लेकिन अगर स्टेटस कोड 200 होता है तो अगला स्टेप होता है रेगेक्स वैलिडेटर। रेगेक्स वैलिडेटर चेक करता है कि रिस्पॉन्स के अंदर एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग या पैटर्न मैच हो रहा है या नहीं, जैसे वेलकम, लॉग्ड इन या कोई स्पेसिफिक कीवर्ड। अगर ये पैटर्न मैच हो जाता है तो रिस्पॉन्स नॉर्मल माना जाता है और कंक्लूजन होता है नॉट वल्नरेबल। लेकिन अगर रेगेक्स मैच नहीं होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि रिस्पॉन्स बदल गया है, इसलिए सिस्टम डी पर जाता है कंटेंट सिमिलरिटी वैलिडेशन की तरफ, ठीक है? सो यहाँ आता है U1 कंटेंट सिमिलरिटी वैलिडेटर। इसका काम है चेक करना कि पहले वाले रिस्पॉन्स और अभी वाले रिस्पॉन्स में कितनी सिमिलरिटी है। अगर U1 का मैच मिलता है इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स थोड़ा अलग तो है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर सिमिलर है। इसका अगला स्टेप होता है U2 कंटेंट सिमिलरिटी वैलिडेटर। तो U2 वैलिडेटर और भी डीप कंपैरिजन करता है, बॉडी टेक्स्ट, स्ट्रक्चर, टैग्स वगैरह वगैरह।
तो अगर U2 मैच करता है तो फाइनल कंक्लूजन होता है नॉट वल्नरेबल। लेकिन अगर U2 में भी मैच नहीं होता है, इसका मतलब है रिस्पॉन्स पहले से काफ़ी डिफरेंट है, और वो हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या बायपास हुआ हो, और इसी बेस पर सिस्टम फाइनली बोलता है कि वो वल्नरेबल है कि भाई करके। तो कंक्लूजन ये है कि नो मैच का मतलब हर जगह वल्नरेबल नहीं होता। सिर्फ U2 कंटेंट सिमिलैरिटी वैलिडेटर में अगर मैच नहीं होता, तभी रिस्पॉन्स को वल्नरेबल माना जाता है। ठीक है, बाकी जगहों पर नो मैच का मतलब होता है आइदर सेफ है या और वैलिडेशन की जरूरत है। अगर आप बग सूट कस्टम स्क्रिप्ट या ऑटोमेशन टूल्स यूज करते हो तो एक्सप्लॉइट और वैलिडेट वल्नरेबिलिटीज, तो ये लॉजिकल चेन आपको बहुत मदद करेगी स्मार्टर डिटेक्शन बनाने में। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चन में ना। एक सेकेंड, और भी है कुछ चीज़ें ऑटोराइज में, तो वो भी अपन अभी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो जस्ट तो रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल आपने देखा जाए तो आपने एक अनऑथोराइज्ड टोकन के साथ रिक्वेस्ट भेजी और रिस्पांस में आया कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था। तो और क्या क्या चीज़ें इसमें, तो शॉर्ट में बोला जाए तो ऑथोराइज परफॉर्म दी ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन। अभी तो ऑथेंटिकेशन भी आ गया है उसमें। ठीक है, और उसका नाम ऑटोराइज है, लेकिन ऑथराइजेशन था पहले, लेकिन अभी ऑथेंटिकेशन का भी टेस्ट उसमें अभी आ गया है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भूल गया था। और इसमें अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो रेगेक्स एक वीकडेज मैच करने के लिए यूज़ किया गया है, किया है हमने यहाँ पर रेगेक्स टू मैच वीकडेज विदाउट फॉल्स पॉजिटिव्स। तो दोस्तों, अ, अभी हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक पावरफुल और स्मार्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब ये सब चीज़ें कोई किसी ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, सो जो यहाँ पर देखिए, जो स्पेसिफिकली मैच करता है वीकडेज, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेनेसडे है, लेकिन सिर्फ तब जब वो प्रॉपर वर्ड के फॉर्म में हो। एम्बेडेड वर्ड्स जैसे समन डे या हैप्पी डे को अवॉइड कर रहा है यहाँ पर। तो इसके पहले भी मैंने ये चीज़ बताई थी इन शॉर्ट। तो डे है, लेकिन वो वीकडे का डे नहीं है, वो हैप्पी डे है। हैप्पी डे ये एक वीक डे नहीं है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये देखिए, फर्स्ट लाइन में रेगेक्स पैटर्न आप देख सकते हो, पैरेंथेसिस से लेके डे तक। ठीक है, तो स्टेप वन में है निगेटिव लुक बिहाइंड। निगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, लेस देन, एक्सक्लेमेशन साइन, ए टू जेड, स्मॉल केस लेटर, कैपिटल लेटर, और 0 to 9 देख सकते हो। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस मैच के जस्ट पहले कोई लेटर, नंबर या अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। यानी अगर स्ट्रिंग मंडे है तो मैच करेगा, लेकिन अगर समन डे है तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि समन डे में मंडे को पहले लेटर में एम के पहले एन ऑलरेडी है, और वो लुक बिहाइंड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, मंडे। ठीक है, सम मंडे में मंडे के पहले लेटर, समंडे में मंडे के पहले लेटर
एम के पहले एन ऑलरेडी है, ठीक है? और वो लुक बिहाइंड को ब्रेक कर देता है, ठीक है? सो स्टेप 2 क्या है कि केस इंसेंसिटिव मैच, ये पार्ट इंश्योर करता है कि आप चाहे मंडे लिखो या कैपिटल में एम लिखो या स्मॉल केस में एम लिखो, मंडे मंडे, ठीक है? या कैपिटल में सभी लेटर्स लिखो, कैरेक्टर्स लिखो, MONDAY कैपिटल में सभी। तो ये सब मैच होगा बिकॉज़ मैचिंग केस इनसेंसिटिव हो चुकी है। मतलब कैपिटल हो या स्मॉल केस हो तो मैच करेगा। देन आता है थर्ड स्टेप। थर्ड में क्या आएगा कि ग्रुप ऑफ प्रीफिक्सेस है। तो ग्रुप ऑफ प्रीफिक्सेस में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप सेकंड लाइन में देख सकते हो। तो इसमें पैरेलल लाइन डाल के हमने ऐड किया है बहुत सारे आइटम्स। तो ये कम एलिमेंट्स जो है ये ग्रुप डिफाइन करता है हर वीकडे का बेस, जैसे मन, ट्यूज, वेनस, थर्स एक्सेट्रा, ठीक है? तो और इन सब के बाद आता है फोर्थ स्टेप, लिटरल मैच डे। लिटरल तो डे ये इंश्योर करता है कि हर मैच डे पे ही एंड हो। डे के बाद में अगर कुछ है तो वो भी नहीं चाहिए हमें, मैच नहीं होगा फिर। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब मैच हो जाते हैं। तो अब चलिए देखते हैं टेस्ट रिजल्ट्स। मंडे मैच हुआ, ट्यूसडे मैच हुआ, सैटरडे इज़ माय फेवरेट डे, सैटरडे मैच हो गया। माय सेकंड फेवरेट डे इज़ संडे, संडे मैच हो गया, ठीक है? दिस दिस मंडे मैच हो गया बिकॉज़ स्पेस के बाद मंडे लिखा है, ठीक है? सो और अब ये देखो क्या मैच नहीं हुआ, तो समंडे मैच नहीं हुआ क्योंकि मंडे एम्बेडेड है। हैप्पी डे मैच नहीं हुआ क्योंकि हैप्पी का प्रीफिक्स रेगेक्स में नहीं था, ठीक है? डे के पहले जो चाहिए वो नहीं था, ठीक है? डे हमने मेंशन किया है, ठीक है? सेकंड लाइन में आप देख सकते हो सबसे लास्ट में डे लिखा है, लेकिन डे के पहले क्या होना चाहिए, तो वो हमने लिखा है, जो कि मैच नहीं होता है समन डे में, ठीक है? हैप्पी डे भी मैच नहीं होता है। तो ग्रीन, वेदर, ऑब्वियस, हुँ, तो ऑब्वियसली ये मैच नहीं हो रहा है, तो नॉट रिलेटेड टू एनी डे। तो समरी यही है दोस्तों कि अगर आपको वीकडे नेम्स मैच करने हैं यूजिंग रेगेक्स और आप चाहते हो कि वो सिर्फ इंडिपेंडेंट एग्जैक्ट वर्ड्स के फॉर्म में मैच हो, तो ये पैटर्न परफेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ना कोई फॉल्स मैच, ना अनवांटेड एम्बेडेड वर्ड्स, क्लीन और प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा इसमें, ठीक है? तो ये एक है, ये हमने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई डोंट वांट एनीवन टू मिस दिस थिंग। तो ये एक्सटेंशन स्पेशली तब काम आता है जब आपका टेस्ट करना होता है कि एप्लीकेशन में ऑथराइजेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, यानी क्या लो प्रिविलेज या अनऑथेंटिकेटेड यूजर भी एडमिन या दूसरे यूजर्स के डेटा तक एक्सेस कर सकता है। ऑथोराइज ऑटोराइज बेसिकली क्या करता है, जैसे ही आप बर्ब प्रॉक्सी के थ्रू किसी अनऑथेंटिकेटेड सॉरी बर्ब प्रॉक्सी के थ्रू किसी ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट को भेजते हैं या एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली उसी रिक्वेस्ट को एक अनऑथोराइज वर्जन के साथ फिर से सेंड करता है और दोनों रिस्पॉन्सेस का कंपैरिजन करता है, ठीक है? तो अगर अनवांटेड रिक्वेस्ट को भी सेम या सिमिलर रिस्पांस मिलता है, तो भाई समझ जाओ ये एप्लीकेशन ऑथराइजेशन एनफोर्स नहीं कर रहा है और ऑथराइजेशन बाईपास या आइडोर वल्नरेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग चांस है। तो इस स्क्रीनशॉट को अगर समझना चाहिए तो इसके पहले भी मैंने समझाया है कि बाईपास नॉट पॉसिबल या इज इन्फोर्स्ड वगैरह, ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है।
ठीक है। तो इसमें इस वाले में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, ऑटोराइज को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, तो वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये ऑटोराइज एक्सटेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली ऑथराइजेशन एनफोर्स कर रही है या नहीं, यानी अनऑथराइज यूजर भी इसी सेंसिटिव डेटा तक एक्सेस तो नहीं कर पा रहा है, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आप ऑटोराइज इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द बर्प स्टोर, या अगर आपको सोर्स से इंस्टॉल करना है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, गिट क्लोन करके, गिट कमांड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो फिर बर्प सूट को ओपन करो, देन एक्सटेंडर टैब में जाओ, एक्सटेंशन में जाओ, देन ऐड पे क्लिक करो और ऑटोराइज डॉट पी फाइल को सिलेक्ट करके ऐड कर दो, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसको यूज कैसे करना होता है कि जैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए तो ऑटोराइज तब ओपन करो और कॉन्फ़िगरेशन पैनल में जाओ। तो सबसे पहला काम है लो प्रिविलेज यूजर का ऑथोराइजेशन टोकन या कुकी उठाओ और इंसर्ट इंजेक्टेड हेडर हियर वाले टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दो। तो इसका मतलब ये टोकन अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट बनाने के लिए यूज होगा। अगर आप सिर्फ ऑथोराइजेशन टेस्ट करना चाहते हो तो चेक अनऑथेंटिकेटेड को अनचेक कर दो। ये ऑप्शन तब यूजफुल होता है जब आप ऑथेंटिकेशन एनफोर्समेंट भी टेस्ट कर रहे हो, यानी बिना टोकन के रिक्वेस्ट भेजने पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो चेक करना पड़ता है उसमें। थर्ड है इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम रिपीटर। ठीक है, तो ऑप्शन को चेक करना मत भूलना इसको, ताकि रिपीटर से भेजे गए रिक्वेस्ट भी ऑटोराइज कैप्चर करे। अब क्लिक करो इंटरसेप्ट इज ऑफ वाले बटन पे, जिससे इंटरसेप्शन ऑन ऑफ वगैरह करते हैं अपन। फिफ्थ है, फिर आपका ब्राउजर ओपन करो, उसमें बर्प का प्रॉक्सी सेट करो और हाई प्रिविलेज यूजर से एप्लीकेशन ब्राउज करना शुरू कर दो। तो अब ऑटोराइज के टेबल में ऑटोमेटिकली हर रिक्वेस्ट का यूआरएल, रिस्पांस, स्टेटस और एनफोर्समेंट इंफॉर्मेशन शो होने लगेगा। तो आप किसी भी रिक्वेस्ट पे क्लिक करके ओरिजिनल, मॉडिफाइड और अनऑथेंटिकेटेड रिस्पांस को कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे आपको इजीली समझ में आ जाए कि ऑथोराइजेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। रेड मतलब बाईपास, ग्रीन मतलब एनफोर्समेंट इज एनफोर्स्ड। ठीक है, बाईपास मतलब रेड कलर में, मतलब अनऑथोराइज रिक्वेस्ट भी अलाउ हो गई है। एनफोर्स मतलब ग्रीन, मतलब ऑथोराइजेशन एनफोर्स्ड है, सिक्योर है वो। इज एनफोर्स्ड ये क्वेश्चन है, तो ये ऑरेंज कलर में है, येलो कलर में है। ठीक है, तो ऑटोराइज को कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपको एनफोर्समेंट डिटेक्ट मतलब एनफोर्स्ड है या बाईपास्ड है। तो आपको एनफोर्समेंट डिटेक्टर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस येलो केस में आपको रिस्पांस बॉडी या हेडर में कोई यूनिक एरर मैसेज देखना होगा, जैसे यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म एक्शन। सो इस मैसेज को आप एनफोर्समेंट डिटेक्टर फिल्टर में ऐड कर दो। एनफोर्समेंट डिटेक्टर नाम का फर्स्ट टैब है, आप देख सकते हो, तो उसमें ऐड कर दो। फिर ऑटोराइज इस मैसेज को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ऑथोराइजेशन एनफोर्स्ड है या नहीं। आप ये फिल्टर कंटेंट लेंथ, हेडर्स या रेगेक्स पैटर्न से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, टोटली फ्लेक्सिबल है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी देखने वाले हो आप कि ऑटोराइज को कैसे यूज करें। अम, तो ऑटोराइज एक बर्ब सूट एक्सटेंशन है जो वेब एप्लीकेशन में एक्सेस कंट्रोल टेस्टिंग को काफी इजी बना देता है।
थोड़ा-सा इनिशियल सेटअप करने के बाद ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली लो प्रिविलेज यूज़र के सेशन कुकीज़ के साथ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है और कुछ रिक्वेस्ट में सेशन कुकीज़ हटा के भेजता है, ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि ऑथराइज़ेशन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। तो शुरुआत करने के लिए आपको बर्बसूट ओपन करना होगा। ये एक्सटेंशन बर्बसूट कम्युनिटी और प्रोफेशनल दोनों एडिशंस के लिए अवेलेबल है। आपको जानना होगा कि बर्ब के एक्सटेंशन टैब में जहाँ मिलेगा बर्ब स्टोर, बी ऐप स्टोर जिसको बोलते हैं अपन, तो वहीं से आप ऑटोराइज एक्सटेंशन को इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आप देख सकते हो, तो वहाँ पर बस आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, वरना गिट का यूआरएल क्लोन करके भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो जाइथॉन वाला जो स्टेप है, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई गया है कि मैसेज आता है जिसमें बोला गया है कि जाइथॉन डाउनलोड करना होगा, तो सबसे पहले आपको वो काम करना पड़ेगा। बस विजिट करिए जाइथॉन.org वाले यूआरएल पे और वहाँ जाइथॉन का स्टैंड अलोन जार फाइल मिलेगा आपको, तो उसको आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। यही फाइल बर्बसूट को पाइथन बेस्ड एक्सटेंशन को रन करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो उसके बाद में हमारा सेटिंग है, ऑप्शन में जाओगे आप, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो ऑप्शंस टैब में ये एक बर्ब का टैब है, तो उसमें आप अगर जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ भी आपने अभी जाइथॉन का स्टैंडअलोन जार फाइल डाउनलोड किया होगा, तो उस लोकेशन को सिलेक्ट करो और बर्बसूट के एक्सटेंडर सेटिंग्स में सिलेक्ट कर लो उसको। ठीक है। जाइथॉन फाइल को सिलेक्ट सिलेक्ट फाइल वाला ऑप्शन आप देख सकते हो बटन, तो वहाँ पर क्लिक करो और सिलेक्ट कर दो। ठीक है। और उसके बाद में फाइल को सिलेक्ट कर लिया पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर में, तो फिर आप देख सकते हो ऑटोराइज वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, जहाँ अभी जाइथॉन का स्टैंडअलोन जार फाइल सेव किया है, उस लोकेशन को सिलेक्ट करो और बर्बसूट के एक्सटेंडर सेटिंग्स में। ठीक है। ये वाला ठीक है। और उसके बाद में जब आप वापस स्टोर में जाओगे, तो और ऑटोराइज एक्सटेंशन का पेज ओपन करोगे, ऑटोराइज का पेज ओपन करोगे, तो वहाँ जो बटन पहले ग्रेड आउट था, मतलब वो अब इंस्टॉल शो करेगा। तो आप पहले इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, अभी इंस्टॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है। तो कभी-कभी बर्ब को रिफ्रेश करने के लिए आपको किसी और एक्सटेंशन पे क्लिक करने की भी ज़रूरत, मतलब फिर से ऑटोराइज पे आना पड़ेगा कहीं और जाके। तो बस एक छोटी ट्रिक है ताकि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके बाद सिंपली इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो, तो हो जाएगा। और उसके बाद में ये ऐसा दिखता है, तो ऑटोराइज, तो अब आप बर्बसूट के टॉप रो में आप नया टैब देखोगे जिसका नाम है ऑटोराइज। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करोगे, आपको एक नया इंटरफेस दिखेगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस और रिक्वेस्ट मॉनिटरिंग का कंप्लीट पैनल मिलेगा, जैसे कि नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, रिक्वेस्ट मॉनिटरिंग का कंप्लीट पैनल। ठीक है। देन इस वाले में कॉन्फ़िगरेशन टैब है। तो ऑटोराइज का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो। अब जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो जब ऑटोराइज को लो प्रिविलेज यूज़र के सेशन के साथ सेकंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तो सबसे पहले हमें उस लो प्रिविलेज यूज़र का सेशन कुकी ऑटोराइज में लोड करना पड़ता है। इसके लिए आपको 2 ब्राउज़र विंडोज़ ओपन रखनी होंगी, एक नॉर्मल और एक प्राइवेट इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है? ये ध्यान में रखो।
तो एक विंडो में हाई प्रिविलेज यूजर से लॉगिन करो जैसे एडमिन, और दूसरे विंडो में लो प्रिविलेज यूजर से लॉगिन करो। तो जैसे बेसिक यूजर या गेस्ट, ठीक है, तो जनरल यूजर अपन जिसको बोलते हैं। तो अब जब लो प्रिविलेज यूजर से लॉगिन हो जाए तो बर्ब सूट में जाके फेच कुकीज फ्रॉम लास्ट रिक्वेस्ट का ऑप्शन यूज करो, ठीक है। लो प्रिविलेज यूजर से लॉगिन हो जाए तो बर्ब सूट में जाके फेच कुकीज फ्रॉम लास्ट रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन को यूज करो। इस इसे बर्ब आपकी लास्ट कैप्चर्ड रिक्वेस्ट से ऑटोमेटिकली सेशन कुकीज उठा के ऑटोराइज में डाल देगा, ठीक है। तो इस वाले में आप देख सकते हो, अब जब आप फेच कुकीज फ्रॉम लास्ट रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है यूज कर रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, बहुत मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लास्ट रिक्वेस्ट लो प्रिविलेज यूजर की होनी चाहिए। लास्ट रिक्वेस्ट लो प्रिविलेज यूजर की होनी चाहिए, ना कि हाई प्रिविलेज यूजर की, ठीक है। अगर गलती से हाई प्रिविलेज यूजर का रिक्वेस्ट कैप्चर हो गया तो टेस्टिंग एक्यूरेट नहीं होगी, ये ध्यान में रखो। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। इस इशू को अवॉइड करने का एक सिंपल तरीका भी है, तो वो बता देता हूँ कि बर्बसूट के प्रॉक्सी टैब में जाके इंटरसेप्ट ऑन कर दो, ठीक है। फिर लो प्रिविलेज यूजर के ब्राउजर में कोई एक्शन या पेज रिफ्रेश करो ताकि बर्ब उसका ही रिक्वेस्ट कैप्चर करे, ठीक है। सोल्यूशन भी बता दिया। अब जब लो प्रिविलेज यूजर का सेशन कुकी लोड हो चुका है, अगला स्टेप है ऑटोराइज को ये बताना कि कौन से रिक्वेस्ट से इंटरसेप्ट करना है। और एप्लीकेशन को नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है जब एक अनऑथोराइज्ड या इनसफिशिएंट परमिशन वाली रिक्वेस्ट आती है। इसके लिए यूज करते हैं एनफोर्समेंट डिटेक्टर, ये वाला टैब अभी देख सकते हो। तो ये सेक्शन हेल्प करता है ऑटोराइज को आइडेंटिफाई करने में कि कोई रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई या अलाउ हुई। तो सबसे कॉमन और इजी ऑप्शन होता है कि बॉडी वाला जो है फर्स्ट सिलेक्ट, ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो बॉडी सिंपल स्ट्रिंग एनफोर्स मैसेज बॉडी कंटेंट्स। तो इसका मतलब जब लो प्रिविलेज यूजर कोई रेस्ट्रिक्टेड एक्शन करता है और रिस्पॉन्स में कुछ स्पेसिफिक मैसेज आता है, जैसे यू आर नॉट ऑथोराइज्ड या फिर एक्सेस डिनाइड या फिर परमिशन डिनाइड, तो आप वो मैसेज स्ट्रिंग यहाँ पेस्ट कर सकते हो एज एन एनफोर्समेंट इंडिकेटर, ठीक है। तो उसमें कुछ 3-4 स्टेप्स होती है। तो एनफोर्समेंट डिटेक्टर टैब ओपन करो, ठीक है, सबसे पहले तो। और उसके बाद में रिस्पॉन्स टाइप सिलेक्ट करो, जैसे बॉडी सिंपल स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद में नीचे टेक्स्ट बॉक्स में वो एरर मैसेज लिखो जो अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट पे आता है, ठीक है, ये कंटेंट में, ठीक है। फिर चेक करो ऐड फिल्टर पे, तो ये फिल्टर हेल्प करेगा ऑटोराइज को ऑटोमेटिकली समझने में कि रिस्पॉन्स में ऑथोराइजेशन ब्लॉक हुआ है या नहीं, ठीक है। सो एक टिप है, नो मतलब ऑटोराइज में और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे हेडर मैचिंग, रेगेक्स पैटर्न, और कंटेंट लेंथ वगैरह। तो लेकिन अगर आप बिगिनर हो या क्विक सेटअप चाहते हो तो सिंपल स्ट्रिंग बॉडी मैच बेस्ट रहता है, बस बता दिया। तो इसमें इंटरसेप्शन फिल्टर वाला जो है, एक सेकेंड, इन्फोर्समेंट डिटेक्टर, इंटरसेप्शन, ये देख लो इंटरसेप्शन डिटेक्टर, इंटरसेप्शन फिल्टर भी है एक। तो ये वाला, हाँ। तो अब अगर आप ऊपर वाले स्क्रीन, ये वाले स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखो तो आपको लग सकता है कि इंटरसेप्शन फिल्टर ऑलरेडी सेट हो चुका है, जैसे ये सिर्फ बर्ब के स्कोप के अंदर के आइटम्स को इंटरसेप्ट करेगा।
और उनमें भी स्पाइडर रिक्वेस्ट या इमेज एक्सटेंशंस वाले यूआरएल्स को इग्नोर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ़ दिखा रहा होता है कि आपने किसी फ़िल्टर टाइप को सिलेक्ट किया है, लेकिन अनलेस आप ऐड फ़िल्टर बटन पे क्लिक नहीं करते, कोई भी फ़िल्टर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है? तो यानी मतलब लेकिन समझे क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ़ दिखा रहा है, दिखा रहा होता है कि आपने किस फ़िल्टर टाइप को सिलेक्ट किया है, लेकिन अनलेस आप ऐड फ़िल्टर बटन पे क्लिक नहीं करते, कोई भी फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? तो यानी क्या करना है, जब आप ड्रॉप डाउन से स्कोप आइटम्स ओनली ऑलरेडी सिलेक्टेड है, या इग्नोर इमेज एक्सटेंशंस जैसे ऑप्शन जो रहते हैं, तो उनको सिलेक्ट करते हो, तो उसके बाद में ज़रूर ऐड फ़िल्टर पे क्लिक करना है आपको, ठीक है? तो तभी वो रूल एक्चुअल में अप्लाई होगा और ऑथोराइज़ उसको फ़ॉलो करेगा, ठीक है? तो ध्यान रहे, यूआई मिसलीडिंग लग सकता है, बट फ़िल्टर तभी एक्टिव होता है जब आप मैन्युअली ऐड करते हो। ठीक है? सो ये छोटी-सी गलती काफ़ी बार होती है और टेस्टिंग का एक्यूरेसी अफ़ेक्ट हो करता है ये सब चीज़ें। सो ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। सो ऑलवेज़ डबल चेक योर एक्टिव फ़िल्टर्स, ठीक है? ये मैंडेटरी चीज़ है भाई, ठीक है? तो अगर डिटेक्टर अनऑथेंटिकेटेड वाला जो पार्ट है, तो उसमें ये चीज़ अ, आपको ध्यान देना है कि अब अगर आप ऊपर वाले ये वाले स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखो, तो आपको लग सकता है कि इंटरसेप्शन फ़िल्टर ऑलरेडी सेट हो चुका है, ठीक है? लेकिन ये नहीं होगा, ऐड फ़िल्टर करना पड़ेगा। बर्ब्स बर्ब के स्कोप के अंदर के आइटम्स को इंटरसेप्ट करेगा, ये सिर्फ़। और हमने भी स्पाइडर रिक्वेस्ट या इमेज एक्सटेंशंस वाले यूआरएल्स को इग्नोर करेगा ये। लेकिन ऐसा ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटरसेप्शन तो अब सब कुछ रेडी है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि ऑथोराइज़ ऑफ बटन पे क्लिक करके उसको ऑन कर देना है और टेस्टिंग शुरू कर देनी है। सो कैसे टेस्ट करें? एप्लीकेशन को हाई प्रिविलेज यूज़र के अकाउंट से यूज़ करो जैसे ही आप कोई एक्शन परफॉर्म करोगे। ऑथोराइज़ ऑटोमैटिकली एक रिक्वेस्ट एज़ इज़ मतलब ऑथोराइज़्ड यूज़र भेजेगा। दूसरी रिक्वेस्ट लो प्रिविलेज यूज़र को टोकन के साथ भेजेगा और तीसरी रिक्वेस्ट अनऑथेंटिकेटेड बिना सेशन टोकन के साथ फायर करेगा। तो यानी आप एक बार एक्शन परफॉर्म करोगे लेकिन बर्ब के अंदर 3 अलग-अलग टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएँगी। तो हेल्पिंग यू डिटेक्ट एनी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल बैक जिसको बोलते हैं अपन बीएसी बैक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इन रियल टाइम। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि पहले इन एप्लीकेशन पे कुछ प्रैक्टिस रन्स करो ताकि ऐप वेरीफाई कर सको कि एनफोर्समेंट डिटेक्टर सही से कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, अनऑथराइज्ड अनऑथेंटिकेटेड डिटेक्टर भी प्रॉपर्ली सेट है या नहीं। तो वो सेकंड वाला जो टैब है डिटेक्टर अनऑथेंटिकेटेड, तो वो भी प्रॉपर्ली सेट है या नहीं वो आप एक बार चेक कर लेना। अगर ये दोनों प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं होंगे तो ऑटोराइज आपके फॉल्स पॉजिटिव्स दिखाता रहेगा और पूरा स्कैन अनरिलायबल हो जाएगा, ठीक है? तो बेटर है पहले थोड़ा मैन्युअल चेक कर लेना, उसके बाद पूरी एप्लीकेशन पे स्कैन चलाना। और फाइनली ऑटोराइज का जनरल आउटपुट कैसे दिखेगा, आपको टेबल में क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है? तो कौन से रिक्वेस्ट एनफोर्स हुए, कौन से बायपास हो गए और कौन से अनसर्टेन है, तो वो सब दिख जाएगा आपको। कहाँ से दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है? तो ऑटोराइज का जनरल आउटपुट ये ऐसे दिखेगा, आपको टेबल में क्लियरली दिख जाएगा कौन से रिक्वेस्ट एनफोर्स हुए, कौन से बायपास हो गए और कौन से अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब जिसको ऑटोराइज फाइनल नहीं कर पाया, ठीक है? मैच हुआ, नहीं हुआ। तो प्लस अगर आपको कंपेयर करना ही है
कि ऑथोराइज्ड, लो प्रिविलेज और अनऑथेंटिकेटेड रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस था, तो सिंपली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स व्यूअर्स टैब में, जो कि कॉन्फ़िगरेशन टैब के जस्ट लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो वहाँ पर आप देख सकते हो। बॉडी, स्टेटस कोड, हेडर, सब कुछ बेस्ड ऑन यूआरएल रोल बेस, यूजर रोल लेवल पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ऑटोराइज एक पावरफुल वेपन है। मतलब मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला था, शॉर्ट में ख़त्म करने वाला था, लेकिन ऐसा है, करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। ये सजेशन है। तो दोस्तों, ऑटोराइज एक पावरफुल वेपन है आपके पेन टेस्टिंग टूल में, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उससे सही से कॉन्फ़िगर करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, और अगर आप चाहते हो कि इस पे एक रियल टाइम हैकिंग डेमो या बग बाउंटी स्टोरी चाहिए आपको, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले बर्प एक्सटेंशन में, तब तक के लिए स्टे एथिकल, स्टे शार्प। तो कुछ रह तो नहीं गया? इसमें कुछ तो हो गया है, ठीक है? तो 1 घंटे का हो गया है, ठीक है? क्या करें? नेक्स्ट वीडियो में डालें बाकी के एक्सटेंशंस, या सेम इसी में रहने दें, ताकि सब कुछ एक कलेक्शन रहे, यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े आपको। ठीक है, इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं JWT एडिटर को भी। ठीक है। सो आज के इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे एक ऐसे बर्ब सूट एक्सटेंशन के बारे में, जो जब JWT बेस्ड एप्लीकेशंस टेस्ट करने के लिए एक डेडली वेपन बन चुका है। नाम है JWT एडिटर। ये एक्सटेंशन स्पेशली बनाया गया है जेसन वेब टोकन के लिए, यानी JWT को एनालाइज और मैनिपुलेट और अटैक करने के लिए। अगर आप पेन टेस्टिंग में हो और वेब ऐप का ऑथोराइजेशन बाईपास या टोकन मिसकॉन्फ़िगरेशन टेस्ट करते हो, तो ये टूल आपके आर्सेनल का एक मस्ट हैव हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की। JWT एडिटर आपको देता है एक टॉप लेवल तब जहाँ आप अपने इन क्रिप्टोग्राफिक कीज मैनेज कर सकते हो, टोकन सिक्योरली स्टोर कर सकते हो, और पूरे एक्सटेंशन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, एक्सटेंशंस को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी बर्प HTTP या वेब सॉकेट प्रॉक्सी हिस्ट्री में कोई JWT डिटेक्ट करता है, तो ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली यूज हाईलाइट कर देता है, और एक अलग जेसन वेब टोकन टैब इनेबल हो जाता है, जिसमें आप JWT को विजुअली डिकोड और एडिट कर सकते हो। ये तब JWT के टाइप के हिसाब से स्मार्टली JWS या JWE मोड स्विच कर लेता है, ताकि आप इजीली हेडर, पेलोड और सिग्नेचर को अलग-अलग मॉडिफाई कर सको। अब बात करते हैं एक्शंस की, जो आप JWT एडिटर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। अभी मैंने JWS और JWE के बारे में बोला था। सो वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, JWS होता है, JWE होता है। तो JWS मतलब जेसन वेब सिग्नेचर होता है, ठीक है, और JWE होता है
ये जनरली कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। JWE मतलब जेसन वेब एन्क्रिप्शन। तो ये दोनों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज इस क्वेश्चन में हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो JWT के इकोसिस्टम का कोर हिस्सा है। ठीक है, JWS और JWE दोनों का यूज सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। ठीक है, लेकिन काफी लोग इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि JWS और JWE क्या है, कैसे काम करते हैं और कौन सी सिचुएशन में किसका यूज होता है। सो JWT को एक्सप्लेन करते हैं पहले तो। ठीक है, सबसे पहले JWT यानी जेसन वेब टोकन एक कॉम्पैक्ट URL सेफ टोकन होता है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच सिक्योरली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। ये तो सभी को पता है। हेडर होता है, पेलोड होता है और सिग्नेचर होता है। लेकिन JWT दो अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो JWS और JWE। तो JWS क्या होता है वो अभी देखेंगे। तो JWS का फुल फॉर्म है जेसन वेब सिग्नेचर। इसका मेन पर्पस होता है कि इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी इंश्योर करना। ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब मैंने ए भेजा तो रिसीव हुआ ए या नहीं, तो इसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। अगर मैंने कैपिटल ए भेजा तो रिसीव भी कैपिटल ए ही होना चाहिए। तो जब आप JWS क्रिएट करते हो तो टोकन के अंदर पेलोड को साइन किया जाता है यूजिंग ए सीक्रेट की या प्राइवेट की। तो सिग्नेचर वेरीफाई किया जा सकता है तो पब्लिक की या शेयर्ड सीक्रेट से। इसमें डेटा एनक्रिप्टेड नहीं होता, सिर्फ साइंड होता है। तो इसका मतलब कोई भी टोकन को डिकोड करके पेलोड देख सकता है, लेकिन अगर उसने टैम्पर किया तो सिग्नेचर मिसमैच हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यूज केस क्या है कि जब आपको यूजर का आइडेंटिटी या क्लेम वैलिडेट करना हो बिना उससे छुपाए, तब आप JWS यूज करते हो। जब आपको यूजर का आइडेंटिटी या क्लेम वैलिडेट करना हो उससे छुपाए, मतलब बिना उससे छुपाए, तब आप JWS यूज करते हो। ठीक है, और दूसरी चीज होती है JWE। JWE का फुल फॉर्म होता है जेसन वेब एन्क्रिप्शन। तो ये JWT का एन्क्रिप्टेड फॉर्म है। इसका पर्पस होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना या फिर रखना। इसमें JWT पेलोड को एन्क्रिप्ट किया जाता है ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एंटिटी उस डेटा को देख ना सके। एन्क्रिप्शन के लिए सिमेट्रिक या असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है। असिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो आपको पता ही है। सिमेट्रिक मतलब सेम की, सेम, और असिमेट्रिक मतलब डिफरेंट कीज विल बी यूज्ड फॉर एन्क्रिप्शन एंड द डिक्रिप्शन। तो पेलोड के साथ साथ हेडर या एडिशनल मेटा डेटा भी एनक्रिप्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अल्गोरिदम। कौन सा अल्गोरिदम आप लोग यूज कर रहे हो JWE में। तो एग्जाम्पल यूज केस क्या है इसका कि जब आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, तो जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स है या फिर पर्सनल आइडेंटिफायर्स है, तो और चाहते हो आप कि कोई भी उस डेटा को पढ़ ना सके, तब आप JWE यूज करते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो इसमें की डिफरेंस क्या है कि तो की डिफरेंसेस क्या है JWS और JWE में। JWS इंश्योर करता है कि डेटा इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी JWS में, लेकिन पेलोड रीडेबल होता है
और जेडब्ल्यूई में इंश्योर करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी ये होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए क्योंकि पेलोड एन्क्रिप्टेड होता है उसमें। तो जेडब्ल्यूएस जो है वो लाइट वेट होता है और फास्टर होता है, तो कॉमनली यूज्ड इन एपीआईज फॉर द यूजर सेशन वैलिडेशन जिसको बोलते हैं। तो और जेडब्ल्यूई जो है वो थोड़ा हेवी होता है ड्यू टू एन्क्रिप्शन ओवरलोड ओवरहेड। ये यूज होता है जब हाईली सेंसिटिव डेटा ट्रांसफर करना हो तो। और रियल वर्ल्ड अटैक सरफेस अगर बोला जाए तो अगर डेवलपर ने सिर्फ जेडब्ल्यूएस यूज किया है बिना वेरीफाइंग द सिग्नेचर, तो अटैकर टोकन टैम्पर करके प्रिविलेज एस्केलेट कर सकता है। और अगर जेडब्ल्यूई का इनकरेक्ट की मैनेजमेंट किया गया हो तो इनक्रिप्टेड डेटा को लीकेज हो सकता है, इसलिए दोनों फॉर्म्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन क्रुशियल होता है इसमें। और ये जेडब्ल्यूएस और जेडब्ल्यूई के बीच के मेजर डिफरेंसेस है। तो जेडब्ल्यूएस का यूज तब जब आपको ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना हो और पेलोड ओपनली शेयर करना हो। जेडब्ल्यूई का यूज तब जब आपको डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना हो। इन दोनों को समझना और सही जगह यूज करना एक एथिकल हैकर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर या सिक्योर डेवलपर के लिए मैंडेटरी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं जेडब्ल्यूटी में, लेकिन अगर ये वाली चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। इसमें पेलोड हेडर होता है, पेलोड होता है और सिग्नेचर होता है, ठीक है। और जेडब्ल्यूटी कैसे यूज़ किया जाता है तो वो देख सकते हैं। बेसिकली तो अब बात करते हैं एक्शंस की जो जेडब्ल्यूटी एडिटर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहला है साइन, जिसमें आप जेडब्ल्यूएस को दोबारा साइन कर सकते हो और उसका हेडर भी अपडेट कर सकते हो। वेरीफाई ऑप्शन जेडब्ल्यूटी के सिग्नेचर को अवेलेबल वेरिफिकेशन कीज के अगेंस्ट में वेरीफाई करता है। और एनक्रिप्ट फीचर आपको जेडब्ल्यूएस के जेडब्ल्यूई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है। तो ठीक है, तो जिससे टोकन एन्क्रिप्टेड हो जाता है और डिक्रिप्ट का यूज़ करके आप जेडब्ल्यूई को वापस जेडब्ल्यूएस में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि रीडेबल फॉर्म में एनालिसिस कर सको। तो लेकिन जेडब्ल्यूटी एडिटर का असली मतलब क्या बोल सकते हैं धमाका हो सकता है उसके अटैक फीचर में। ये टूल कई तरह के नॉन जेडब्ल्यूटी अटैक्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि नन साइनिंग एल्गोरिदम जिसमें जेडब्ल्यूटी बिना साइन के ही एक्सेप्ट हो जाता है। फिर है एचमैक की कंफ्यूजन, एम्बेडेड जेडब्ल्यू के इंजेक्शन या साइनिंग विथ एम्प्टी एचमैक की जैसे क्लासिक लॉजिक फ्लॉज होते हैं, तो एचमैक वैलिडेशन वगैरह वो सब पार्ट आता है उसमें, तो वो होना चाहिए। तो एडवांस्ड अटैक्स की बात करें तो ये सपोर्ट करता है साइकिक सिग्नेचर अटैक जो जावा क्रिप्टो के एक मेजर सीवी को एक्सप्लॉइट करता है। और अगर आपके पास बर्बसूट प्रोफेशनल वर्जन है तो आप जेडब्ल्यूटी हेडर्स में कोलैबोरेटर पेलोड इंजेक्शन भी कर सकते हो यूजिंग X5U या JKU फील्ड्स, जो टेस्ट करता है कि क्या एप्लीकेशन रिमोट
JWAS लोड कर रही है या नहीं। तो बोनस फीचर के तौर पे JWT एडिटर इंट्रूडर और स्कैनर इंटीग्रेशन भी देता है। आप JWT हेडर्स के अंदर फजिंग कर सकते हो और इवन ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के ड्यूरिंग कस्टम पेलोड्स भी इंसर्ट करवा सकते हो। तो दोस्तों, JWT एडिटर सिर्फ एक टोकन व्यूअर नहीं है, ये एक फुल फ्लेज्ड ऑफेंसिव टूल है। JWT के अगेंस्ट काम करता है। इसका स्मार्ट डिटेक्शन, एडिटिंग कैपेबिलिटीज और अटैक टूल किट आपको एज देता है JWT बेस्ड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में। चाहे आप आइडोर टेस्ट कर रहे हो, इनसिक्योर की हैंडलिंग चेक कर रहे हो या ऑथेंटिकेशन बाईपास ढूंढ रहे हो, तो JWT एडिटर आपका काम अल्ट्रा स्मूथ बना देता है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वॉक थ्रू लेके आओ विथ लाइव डेमो, तो कमेंट कर सकते हो JWT डेमो करके, और लाइक कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये एक फुल ये एक्सप्लेनेशन दिया है, बट इसमें JWT कैसे काम करता है, तो वो भी अगर आप चाहते हो एक्सप्लेन करूँ मैं, तो वो कर सकते हैं। और ये कुछ ट्रैक में ये पोर्ट्स फिगर के कुछ लैब्स है, तो ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी कर देते हैं। तो ये जो JWT है, तो वो कैसे काम करता है, तो JWT एक ओपन स्टैंडर्ड है जिसका RFC नंबर है 7519। ठीक है। तो इसका काम है सिक्योरली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, जो पार्टीज के बीच में एक कॉम्पैक्ट और सेल्फ कंटेंट जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन डिजिटली साइन की जाती है, जिसका मतलब है कि इस पे भरोसा किया जा सकता है और वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो JWT को आप HMAC एल्गोरिदम से साइन कर सकते हो, HMAC एल्गोरिदम। ठीक है। तो HMAC वैलिडेशन वगैरह भी होता है। मतलब आप अगर AWS लैम्बडा पाइथन डेवलपर हो, तो उस टाइम आपको JWT वेरिफिकेशन, JWT की वल्नरेबिलिटीज जो है उनको एक्सप्लॉइट करते आना चाहिए। AWS यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सिक्योर हो ऐसा नहीं है। आप आपने एल्गोरिदम्स जो है HMAC एल्गोरिदम, तो वो कॉन्फ़िगर करना है अपने कोड में। तो ठीक है। तो JWT को HMAC एल्गोरिदम से साइन कर सकते हो यूजिंग ए शेयर्ड सीक्रेट या फिर पब्लिक या फिर प्राइवेट कीज पेयर्स से, जैसे RSA या फिर ECDSA एल्गोरिदम के थ्रू। तो ठीक है। RSA एल्गोरिदम का तो नाम सुना ही होगा, रॉन रिवर, आदिश आमिर, एडलमन, ऐसे कुछ तो भी नाम है। तो तो RSA एल्गोरिदम सी लैंग्वेज में भी आपने बचपन में प्रोग्राम किया होगा, RSA एन्क्रिप्शन वगैरह। तो वो सब एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं पब्लिक और प्राइवेट कीज़ के पेयर्स में। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? पब्लिक प्राइवेट कीज़ पेयर्स से मतलब RSA या ECDSA एल्गोरिदम्स के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो JWT का पर्पस क्या होता है कि बेसिकली JWT का प्राइमरी यूज होता है ऑथोराइजेशन के लिए। यानी जब यूजर लॉगिन करता है तो JWT जनरेट होता है, जो बताता है कि यूजर कौन है, उसके क्लेम्स क्या है और उससे क्या एक्सेस मिलना चाहिए। जब भी यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो JWT के अंदर जो क्लेम्स होते हैं उनके बेसिस पे एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। अगर JWT सिर्फ लॉ साइन किया गया है, तो उससे वेरीफाई करके चेक किया जा सकता है कि टोकन के अंदर की इंफॉर्मेशन टैम्पर नहीं हुई है। अगर और अगर टोकन एन्क्रिप्ट किया गया है, तो उसके क्लेम्स सिर्फ वही देख सकता है जिसके पास करेक्ट डिक्रिप्शन की हो। तो JWT का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप
को समझ में आना चाहिए कि जेडब्ल्यूटी में 3 पार्ट होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि अ, और उन पार्ट्स को डॉट से सेपरेट किया जाता है। तो हेडर होता है, सेकंड क्या होता है? पेलोड होता है, थर्ड क्या होता है? सिग्नेचर होता है, ठीक है? ये तीनों पार्ट्स बेस 64 यूआरएल एन्कोडेड होते हैं। तो एक-एक करके सबको समझते हैं। तो हेडर वाला पार्ट जो है मतलब इसमें तो हेडर जनरली 2 चीज़ें स्पेसिफाई करता है। एएलजी, एएलजी मतलब जिसमें स्पेसिफाई होता है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है और मतलब सिग्नेचर के लिए, जैसे HS256। तो देन आता है टीवाईपी जो बताता है कि टोकन का टाइप क्या है, यूजुअली जेडब्ल्यूटी होता है, ठीक है? तो इसमें आप एग्जांपल रेड कलर में देख सकते हो, ठीक है? सो ये एक फॉर्मेट है जेसन का, ठीक है? तो एएलजी डबल कोट में रहेगा, टीवाईपी डबल कोट में रहेगा, उनकी वैल्यूज़ सेपरेट होंगी कोलन के साथ में, और पूरा का पूरा जो जेडब्ल्यूटी रहेगा वो कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज्ड रहेगा, और जो वैल्यूज़ रहेंगी वो डबल कोट में एनक्लोज्ड रहेगी, और अलग-अलग वैल्यूज़ अगर सेपरेट करनी है तो कॉमा यूज़ किया जाएगा। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो आप मतलब कोडिंग में वगैरह यूज़ कर थोड़ा बहुत काम किया होगा तो ये आपको पता रहेगा। तो पेलोड एक चीज़ है, तो पेलोड में होती है क्लेम्स। क्लेम्स वो स्टेटमेंट्स होती है जो किसी यूज़र या एंटिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताती है। क्लेम्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? रजिस्टर्ड क्लेम्स, पब्लिक क्लेम्स और प्राइवेट क्लेम्स, ठीक है? फर्स्ट वन क्या है? रजिस्टर्ड क्लेम्स, सेकंड है पब्लिक क्लेम्स और थर्ड है प्राइवेट क्लेम्स। तो चलिए देखते हैं रजिस्टर्ड क्लेम्स क्या होते हैं। तो रजिस्टर्ड क्लेम्स मतलब प्री डिफाइंड क्लेम्स, जैसे इस आईएसएस, आईएसएस होता है, ठीक है? आईएसएस मतलब इश्यूअर कौन है? ईएक्सपी, ईएक्सपी मतलब एक्सपायरेशन क्या है उसका, और एसयूबी, एसयूबी मतलब सब्जेक्ट क्या है उसका। तो ये रिक्वायर्ड नहीं होते हैं लेकिन रिकमेंडेड होते हैं। तो ये रजिस्टर्ड क्लेम्स में आता है, ठीक है? और देख अब अभी देखते हैं पब्लिक क्लेम्स क्या होते हैं। तो पब्लिक क्लेम्स में क्या होता है कि आप खुद डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इनका नेम स्पेस यूनिक होना चाहिए, तो अवॉइड कोलिजन। तो ये IANA रजिस्ट्री या यूआरआईज के फॉर्म में होते हैं। ठीक है? तो थर्ड देखते हैं प्राइवेट क्लेम्स। ये कस्टम क्लेम्स जो दो पार्टीज के बीच एग्री किए गए होते हैं और सिर्फ उनके लिए रिलीवेंट होते हैं, तो ये प्राइवेट क्लेम्स होते हैं। सिग्नेचर का यूज होता है जेडब्ल्यूटी की इंटीग्रिटी वेरीफाई करने के लिए, यानी टोकन टेम्पर्ड है या नहीं, ये चेक किया जाता है यूजिंग सिग्नेचर। सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए पहले आप हेडर और पेलोड को बेस 64 एनकोड करते हो, उन्हें डॉट से ज्वाइन करते हो, और फिर उस कंबाइंड स्ट्रिंग को सीक्रेट की के साथ साइन करते हो यूजिंग द एल्गोरिदम मेंशन्ड इन द हेडर। हेडर में फिर वो एचमैक SHA-256 हो, इश- अ, तो फिर उसमें एचमैक SHA-256 और ब्रैकेट में फिर बेस 64 यूआरएल एनकोड रहेगा, फिर डॉट यूज़ किया जाएगा, फिर बेस 64 यूआरएल एनकोड पेलोड रहेगा, देन कॉमा, देन सीक्रेट यूज़ किया जाएगा। तो अगर सिग्नेचर वेरीफाई हो जाता है तो सर्वर टोकन को वैलिड मानता है। तो ये था जेडब्ल्यूटी का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये लाइट वेट, फास्ट और स्केलेबल ऑथराइजेशन मैकेनिज्म है जो आज के मॉडर्न वेब एप्स और एपीआईज में बहुत कॉमनली यूज़ होता है, स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशंस जो होते हैं उनमें, मोबाइल ऐप्स जो होते हैं उनमें, और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। तो अगर बॉब सूट का यूज़ कर रहे हो तो
जेडब्ल्यूटी को एनालाइज़ और अटैक करने के लिए जेडब्ल्यूटी एडिटर जैसे एक्सटेंशंस का यूज़ करके आप जेडब्ल्यूटी के फ्लॉज़ जैसे नन एल्गोरिदम, एचमैक की कन्फ्यूजन या टोकन टैम्परिंग जैसे अटैक्स इजीली टेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप पोर्टस्विकर की लैब्स आपको सॉल्व करना मस्ट है अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो। तो जेसन वेब टोकन मतलब जेडब्ल्यूटी का पूरा काम कैसे चलता है रियल वर्ल्ड ऑथेंटिकेशन फ्लो में, ये समझते हैं अभी। तो सबसे पहले जब कोई यूज़र लॉगिन करता है तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, जिसमें उसके यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं। अब स्टेप 2 में सर्वर इन क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करता है, यानी चेक करता है कि यूज़र जेन्युइन है या नहीं। अगर क्रेडेंशियल्स वैलिड होते हैं तो स्टेप 3 में सर्वर उस यूज़र के लिए एक जेडब्ल्यूटी जनरेट करता है, जो एक डिजिटली साइंड टोकन होता है, जिसमें यूज़र की आइडेंटिटी और परमिशंस के क्लेम्स स्टोर होते हैं। अब जब जेडब्ल्यूटी बन गया तो सर्वर या टोकन क्लाइंट को यानी ब्राउज़र को भेज देता है। आगे से जब भी क्लाइंट कोई भी नई रिक्वेस्ट करेगा जैसे डैशबोर्ड एक्सेस या यूज़र डेटा फेच, तो वो जेडब्ल्यूटी टोकन हर बार ऑथराइजेशन हेडर में या कभी-कभी कुकीज़ के थ्रू सर्वर को भेजेगा। इस बार-बार लॉगिन करने इससे क्या होगा कि बार-बार आप जो लॉगिन करते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है, तो सर्वर जेडब्ल्यूटी का सिग्नेचर वेरीफाई करता है। सिग्नेचर सही होने का मतलब होता है कि टोकन टैम्पर नहीं हुआ है। फिर सर्वर जेडब्ल्यूटी के अंदर के क्लेम्स पढ़कर डिसाइड करता है कि यूज़र कौन है, उसका रोल क्या है और उससे क्या एक्सेस मिलना चाहिए। आखिरी में नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा कि अगर सब कुछ वैलिड होता है, तो सर्वर यूज़र को उसका रिक्वेस्टेड डेटा या रिसोर्स जो है वो भेज देगा फिर। तो वैलिडेशन हो गया है करके उसके बाद में। तो शॉर्ट में बोला जाए तो यूज़र लॉगिन करता है, मतलब, और उसके बाद में सर्वर जेडब्ल्यूटी बनाता है। जेडब्ल्यूटी क्लाइंट को मिलता है, क्लाइंट हर रिक्वेस्ट के साथ जेडब्ल्यूटी भेजता है। सर्वर जेडब्ल्यूटी वेरीफाई करता है, अगर वैलिड है तो एक्सेस मिलता है। ये पूरा जेडब्ल्यूटी फ्लो स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन को एनेबल करता है, जिसमें सर्वर को सेशन मेंटेन नहीं करना पड़ता। सिक्योर भी होता है, लाइट वेट भी होता है और स्केलेबल भी होता है। सो इस क्वेश्चन में हम रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जेडब्ल्यूटी यानी जेसन वेब टोकन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो इसके पहले भी मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, हेडर होता है, पेलोड होता है और सिग्नेचर होता है। तो सिग्नेचर को वेरीफाई करना होता है लास्ट में, ठीक है? तो और सभी तीनों चीज़ें डॉट से कनेक्टेड होती है। डॉट यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए तीनों चीज़ें। अ, ठीक है? सो अ ये हम रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जेडब्ल्यूटी यानी जेसन वेब टोकन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है और कैसे हम उससे डिकोड करके उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं, ये यूजिंग jwt.io। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं वो jwt.io वेबसाइट का एक अ, मतलब एक डिबगर है, एक पॉपुलर जेडब्ल्यूटी डिबगर है, जहां आप कोई भी जेडब्ल्यूटी टोकन पेस्ट कर दो और इंस्टेंटली उसका एनकोडेड और डिकोडेड व्यू देख सकते हो। सो लेफ्ट साइड पे हमें जेडब्ल्यूटी का एनकोडेड फॉर्मेट दिख रहा है। ये 3 पार्ट्स में होता है, हेडर होता है, पेलोड होता है और सिग्नेचर होता है। सो ये सब बेस 64 फॉर्मेट में एनकोडेड है और डॉट से सेपरेट किया जाता है, ठीक है?
और अगर आप केयरफुली देखो तो ये टोकन कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब अ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो रेड, पर्पल कलर और पिंक कलर और ब्लू कलर में, तो तीनों चीज़ें दिख जाएँगी आपको। एल्गोरिदम देख सकते हो और टाइप क्या है टोकन का, तो वो भी आप देख सकते हो। तो जेडब्ल्यूटी दिख रहा है आपको। तो नेक्स्ट आता है पेलोड, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्चुअल क्लेम्स क्या है। क्लेम्स दिख रहा है सब, नेम और एडमिन। तो एडमिन ट्रू है, नेम दिख रहा है जॉन है, सब 1 2 3 4 है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक क्लेम्स बता रहे हैं कि यूजर का आईडी क्या है, नाम क्या है और वो क्या वो एडमिन है या नहीं। जैसे यहाँ एडमिन इक्वल्स टू ट्रू लिखा है, तो टोकन बोल रहा है कि यूजर के पास एडमिन प्रिविलेजेस है। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है सिग्नेचर वेरिफिकेशन। नीचे क्लियरली दिया गया है कि कैसे सिग्नेचर बनाया जाता है। मतलब ब्लू कलर का टेक्स्ट आप जो देख रहे हो सिग्नेचर में, तो उसमें एचमैक SHA-256 SHA-2 बोलते हैं उसको। तो बेस 64 यूआरएल एनकोड हेडर है, पेलोड है और सीक्रेट है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जेडब्ल्यूटी टैम्पर प्रूफ है। अगर कोई हेडर या पेलोड मॉडिफाई करता है बिना करेक्ट सीक्रेट की के, तो सिग्नेचर इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ बॉटम में जो ब्लू बैज आप देख रहे हो उसमें लिखा है सिग्नेचर वेरीफाइड। इसका मतलब है कि टोकन कंप्लीटली वैलिड है, टेम्पर्ड नहीं है और सिग्नेचर एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ये लाइव डेमो दिखाता है कि जेडब्ल्यूटीज सिक्योर होने के साथ साथ लाइट वेट भी होते हैं और इजीली इंस्पेक्ट किया जा सकते हैं। तो अगर आप पेन टेस्टर हो या डेवलपर हो तो jwt.io जैसे टूल्स का यूज करके आप JWTs को एनालाइज कर सकते हो, उनके स्ट्रक्चर, वैल्यूज और इवन फ्लॉज तक। तो बस दोस्तों यहाँ तक एक शॉर्ट डेमो ऑन यहाँ ये था एक शॉर्ट डेमो ऑन हाउ JWT लुक्स अंडर द हुड यूजिंग jwt.io। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमने देख लिया है कि सबसे पहले क्या होता है, लॉगिन होता है, जेडब्ल्यूटी मिलता है, देन अगर फिर से चाहिए तो जेडब्ल्यूटी को वेरीफाई किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। देन जेडब्ल्यूटी सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड वगैरह है। तो ये टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज है जेडब्ल्यूटी की। और एंड हाउ टू फाइंड दोज यूजिंग बर्ब सूट, तो ये चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। तो पहला है नो सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तो इसमें क्या होगा कि अगर जेडब्ल्यूटी इम्प्लीमेंट करते वक्त डेवलपर सिर्फ टोकन को डिकोड कर कर लेता है बिना सिग्नेचर वेरीफाई किए, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा जेडब्ल्यूटी टोकन के अंदर का डेटा बदल सकता है। जैसे रोल, अगर यूजर है, रोल इक्वल्स टू यूजर लिखा है, तो रोल इक्वल्स टू एडमिन कर दो, तो वो कर दिया है। तो और सर्वर बिना सोचे समझे उसे एक्सेप्ट कर लेगा, यानी बिना सही सिग्नेचर चेक किए अटैकर एडमिन एक्सेस ले सकता है। इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू अकाउंट टेक ओवर, प्रीवियस जो है प्रिविलेज एस्केलेशन सब पॉसिबल हो जाता है। सो इसलिए जेडब्ल्यूटी का सिग्नेचर हमेशा वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। सो वरना कोई भी टोकन बना के एडमिन बन सकता है। सो देन आता है नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी है नन अल्गोरिदम। तो जेडब्ल्यूटी नन अल्गोरिदम बाईपास। तो नन अल्गोरिदम मतलब क्या होता है कि जेडब्ल्यूटी के हेडर में अल्गोरिदम एएलजी जो है वो फील्ड होती है जो अल्गोरिदम बताती है कि टोकन कैसे साइन हुआ है। अगर सर्वर नन अल्गोरिदम अलाउ कर रहा है तो अटैकर इजीली टोकन में अल्ग को नन कर सेट करके सिग्नेचर हटा सकता है। तो सर्वर बिना सिग्नेचर चेक किए ही टोकन को वैलिड मान लेगा और कोई भी क्लेम सच हो जाएगा। सो ये वल्नरेबिलिटी अभी भी कई जगह मिल जाती है और इशू यूजर
अ, मतलब और इससे यूज़र ईज़िली एडमिन या कोई भी रोल ले सकता है इसमें, ठीक है? सो अल्ग को नन अगर करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, इसका मतलब वो वहाँ पर प्रॉब्लम है। वो एक वल्नरेबिलिटी है और थर्ड वल्नरेबिलिटी है जेडब्ल्यूटी वीक साइनिंग की ब्रूट फोर्स ब्रूट फोर्सेबल सीक्रेट। तो इसमें क्या है कि वीक सीक्रेट की है और जिसको ब्रूट फोर्स भी किया जा सकता है। तो जेडब्ल्यूटी में जो सीक्रेट की यूज़ होती है स्पेशली जब HS-256 लगाते हैं, तो अगर वो की बहुत सिंपल है जैसे पासवर्ड 123 या सीक्रेट, तो अटैकर इजीली उसको ब्रूट फोर्स कर सकता है। तो सीक्रेट की मिलते ही अटैकर खुद को टोकन साइन कर सकता है जो सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से अटैकर अपने आप को एडमिन बना सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है फोर्थ JWT हेडर पैरामीटर इंजेक्शन, JWK एम्बेड। तो JWK हेडर इंजेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, सो JWT के हेडर में एक पैरामीटर होता है JWK, ठीक है? JWT के अंदर JWT का जो हेडर होता है, तो उसका एक पैरामीटर होता है JWK, ठीक है? तो जिसमें पब्लिक की एम्बेड की जा सकती है। अगर सर्वर ब्लाइंडली इस की से वेरीफाई करता है, तो अटैकर अपना खुद का आरएसए की पेयर बना के उसका पब्लिक की जेडब्ल्यूके में डाल देता है और टोकन साइन कर देता है। सो सर्वर जब इस टोकन को चेक करता है, तो वो इसी की से वेरीफाई करता है कि और टोकन वैलिड हो जाता है। मतलब अटैकर अपनी की से अपने ही टोकन को वैलिडेट कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी है फिफ्थ, मतलब JWT हेडर पैरामीटर इंजेक्शन। इसी में जेकेयू यूआरएल इंजेक्शन मतलब जेकेयू हेडर इंजेक्शन बोल सकते हैं। जेकेयू हेडर इंजेक्शन, ठीक है? सो इसको JWT के हेडर में जेकेयू पैरामीटर होता है, जिसमें एक यूआरएल दिया जाता है जहां से सर्वर पब्लिक की फेच करता है। अगर सर्वर इस यूआरएल को ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, तो अटैकर अपना की पेयर जनरेट करके पब्लिक की जो होता है, तो किसी अपने सर्वर पे होस्ट कर सकता है और जेकेयू में उसका यूआरएल दे देता है। तो सर्वर उस यूआरएल से की लेकर टोकन वेरीफाई कर लेगा। इस तरह अटैकर अपनी मर्जी का टोकन बना सकता है। तो ये एक हुआ जेकेयू हेडर इंजेक्शन, ठीक है? सो नेक्स्ट है सिक्स्थ में है JWT कीड KID हेडर पाथ ट्रैवर्सल। तो KID हेडर पाथ ट्रैवर्सल बोल सकते हैं इसको, KID हेडर पाथ ट्रैवर्सल, ठीक है? सो JWT के हेडर में किड पैरामीटर दिया होता है जो की सिलेक्ट करने के काम आता है। तो अगर ये वल्नरेबल है, तो पाथ ट्रैवर्सल मतलब आपको पता ही होगा, डॉट डॉट स्लैश वगैरह यूज करते हैं अपन। मतलब कोई सर्वर है तो /etc/pass/wd वगैरह रहता है, उसी तरीके से अभी डॉट डॉट स्लैश dev/null है, तो यूज कर सकते हैं। तो सर्वर इस पाथ को की फाइल मान लेगा और एम्प्टी स्ट्रिंग से साइन किया हुआ टोकन भी एक्सेप्ट कर सकता है, समझे? सर्वर इस पाथ को की फाइल मान लेगा और एम्प्टी स्ट्रिंग से साइन किया हुआ टोकन भी एक्सेप्ट कर लेगा। यानी अटैकर आर्बिट्ररी फाइल का रेफरेंस देके वैलिडेशन बाईपास कर सकता है। सो अल्गोरिदम कंफ्यूजन अटैक है। कई बार डेवलपर्स अज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ RS-256 असिमेट्रिक टोकन आएंगे, लेकिन सर्वर पे HS-256 मतलब
असिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक है। RS-256 मतलब असिमेट्रिक, HS-256 मतलब सिमेट्रिक, तो वो भी एनेबल्ड होता है। तो HS-256 सिमेट्रिक वाला जो है वो एनेबल्ड होता है। तो अटैकर पब्लिक की को ही सीक्रेट बना के HS-256 टोकन बना देता है। तो सर्वर गलत एल्गोरिदम के चक्कर में टोकन वेरीफाई कर लेता है, जिससे ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाता है। ठीक है, सेवेंथ हुआ। अभी के आई डी, सॉरी अभी अपन के आई डी वाला जो है, सिक्स के आई डी हेडर पाथ ट्रैवर्सल, तो वो हमने देखा डॉट डॉट स्लैश डेव स्लैश नल वगैरह है तो वो रहेगा। इन सेवेंथ है JWT अल्गोरिदम कंफ्यूजन, मतलब RS-256 और HS-256 कंफ्यूजन, तो अब वो वाला भी हमने अभी देखा अल्गोरिदम कंफ्यूजन अटैक में। तो कई बार जो डेवलपर्स अज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ RS-256 असिमेट्रिक टोकन आएंगे, लेकिन सर्वर पे HS-256 सिमेट्रिक टोकन भी एनेबल्ड होता है। तो अटैकर पब्लिक की को ही सीक्रेट बना के HS-256 टोकन बना देता है। तो सर्वर गलत एल्गोरिदम के चक्कर में टोकन वेरीफाई कर देता है, जिससे ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाता है। तो ये हुआ सेवेंथ, JWT एल्गोरिदम कंफ्यूजन। RS-256 ये असिमेट्रिक है, HS-256 ये सिमेट्रिक है, और RS-256 को अपन HS-256 से रिप्लेस कर देते तो वो एनेबल हो जाता है, तो वो एक गलत चीज़ है। ठीक है। सो एट्थ है कि JWT किड हेडर एसक्यूएल इंजेक्शन। किड हेडर एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं इसको। तो अगर किड पैरामीटर डायरेक्टली डेटाबेस क्यूरी में यूज होता है और इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं है, तो अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकता है। जैसे किड इक्वल्स टू ट्रिपल ए लिखा है, तो यूनियन सिलेक्ट और की है, तो हाइफन हाइफन दे देंगे, की के बाद में सेमीकोलन और हाइफन हाइफन डाल दिया, तो अटैकर अपना डिजायर्ड की ले सकता है और टोकन साइन करके रिसोर्स एक्सेस कर सकता है। तो यूनियन सिलेक्ट की वगैरह वो लास्ट में डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हुआ। देन ये है कुछ पोर्ट्स वगैरह के लैब्स जो कि आपने सॉल्व करने हैं। इन कैसे सॉल्व करना वो मैं इन शॉर्ट बता सकता हूँ। सो now I'll explain the I'll give explanation for these Portsugar labs on how to solve them individually, and these are the JWT vulnerability labs listed in our slide. So ये वाली labs को ना इन शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला है नो सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तो नो सिग्नेचर वेरिफिकेशन मतलब सबसे पहले एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन करो और उसकी रिक्वेस्ट को बर्प सूट में इंटरसेप्ट करो जिसमें JWT टोकन हो। JWT एडिटर एक्सटेंशन से टोकन को डिकोड कर दो। अब पेलोड में सब या यूजर नेम क्लेम को एडमिनिस्ट्रेटर या फिर किसी भी हाई प्रिविलेज यूजर पे सेट कर दो। तो सिग्नेचर वैसे का वैसे ही छोड़ दो, या कोई भी रैंडम स्ट्रिंग डाल दो, तो रीअसाइन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सो अब मॉडिफाइड टोकन के साथ में रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दो, तो बैकएंड सिग्नेचर जो रहेगा तो वो चेक ही नहीं करता, इसलिए डायरेक्ट एडमिन एक्सेस मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, सो ये हुआ तरीका।
ये नो सिग्नेचर वेरिफिकेशन वाले को सॉल्व करने का। अभी देखते हैं अपन नन एल्गोरिदम। तो एएलजी जो रहता है, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब नन करना पड़ेगा। अगर कोई भी एल्गोरिदम लिखा है तो HS256 लिखा है तो उसको नन कर दो। ठीक है। सो जेडब्ल्यूटी को इंटरसेप्ट करो सबसे पहले, तो उसके हेडर में एएलजी इक्वल्स टू HS256 लिखा होगा। इक्वल्स टू मतलब कोलन, तो या जो भी एल्गोरिदम लिखा होगा, तो उससे चेंज करके एएलजी इक्वल्स टू नन कर दो। तो अब टोकन के लास्ट में जो सिग्नेचर पार्ट है, तो सेकंड डॉट के बाद उसको हटा दो। सेकंड डॉट जो भी रहेगा उस डॉट को भी हटाओ। डॉट के बाद जो रहेगा उसको हटा दो। ठीक है। तो पेलोड में सब या यूजर नेम को एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर दो। ठीक है। सब वाला जो पार्ट रहेगा पेलोड में, तो वो तो एक सेकेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो सब वाला जो है पेलोड में सब है। तो सब या यूजर नेम जो भी रहेगा, तो एडमिन इक्वल्स टू ट्रू है। ठीक है। तो सब या यूजर नेम को एडमिन सेट कर दो। तो अभी टोकन सेंड कर दो। अगर बैकएंड वल्नरेबल है तो नन को एक्सेप्ट कर लेगा वो, तो एडमिन राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो थर्ड वाला एक है वीक सीक्रेट की। तो वीक सीक्रेट की मतलब जेडब्ल्यूटी टोकन को इंटरसेप्ट करो सबसे पहले, तो इसमें ये वाली लैब में। ठीक है। अब टूल्स जैसे जेडब्ल्यूटी टूल या जॉनदरी पर यूज कर सकते तुम। तो एक छोटी सी वर्ड लिस्ट है, जैसे सीक्रेट या फिर पासवर्ड या फिर कोई भी रॉक यू वाला वगैरह कोई भी रहेगा, तो साइनिंग की को ब्रूट फोर्स करो। जब की मिल जाए तो पेलोड में एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर दो। और इस क्रैक्ड की से जेडब्ल्यूटी को दोबारा साइन करो। तो जेडब्ल्यूटी एडिटर या jwt.io का यूज कर सकते हो उस केस में। अब रिक्वेस्ट को रिप्ले कर दो। अगर सही हुआ तो एडमिन एक्सेस मिल जाएगा, तो उसी को बोलेंगे अपन वीक सीक्रेट की। तो ये सब चीजें हैं। तो पेलोड में एडमिनिस्ट्रेटर सेट करना पड़ेगा इस चीज में। ठीक है। और जॉन द रिपर वगैरह यूज कर सकते हो या फिर jwt.io। वर्ड लिस्ट यूज करना पड़ेगा तुमको। साइनिंग की को ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा उसके लिए। तो ठीक है। तो फोर्थ वन है JWT हेडर इंजेक्शन। तो JW के हेडर है इंजेक्शन। तो JWT को इंटरसेप्ट करो सबसे पहले, तो और डिकोड करो। हेडर में क्या, हेडर में एक नया JWK फील्ड डाल दो, जिसमें आपका खुद का पब्लिक की हो। अपने प्राइवेट कीज से JWT को साइन करो। अपने प्राइवेट की से JWT को साइन करो। और वल्नरेबल बैकएंड आपके पब्लिक की से सिग्नेचर वैलिडेट करेगा। तो आप पेलोड में सबको एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर दो। ठीक है। कर सकते हो। तो अब ये रिक्वेस्ट भेज दो, डायरेक्ट एडमिन एरिया ओपन हो जाएगा फिर। ठीक है। तो देन नेक्स्ट है फिफ्थ वन, जेकेयू हेडर इंजेक्शन। तो जेकेयू हेडर इंजेक्शन में अपने सर्वर पे एक मैलिशियस जेडब्ल्यू के सेट जेसन फाइल होस्ट करो, जिसमें आपका पब्लिक की हो। जेडब्ल्यू टी हेडर को इंटरसेप्ट करो और डिकोड करो। हेडर में जेकेयू फील्ड ऐड करो जो आपके होस्टेड जेडब्ल्यू के सेट का यूआरएल पॉइंट करता हो। जेडब्ल्यूटी को अपने प्राइवेट की से साइन करो। उसके बाद में पेलोड में एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर दो और रिक्वेस्ट सेंड कर दो। और अगर बैकएंड आपका जेडब्ल्यू के सेट फेच करता है, एडमिन बन जाओगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला,
तो सिक्स्थ में है किड हेडर पाथ ट्रैवर्सल। तो इसमें जेडब्ल्यूटी को इंटरसेप्ट और डिकोड करो। हेडर में किड मतलब की आईडी वैल्यू को एक पाथ ट्रैवर्सल पेलोड से सेट करो, जैसे डॉट डॉट स्लैश मतलब फॉरवर्ड स्लैश रहेगा। और लास्ट में डेव स्लैश नल। तो कभी कभी आप किड को की आईडी को किसी ऐसी फाइल पे भी पॉइंट कर सकते हो जिसका कंटेंट आपको पता हो या जो आपके कंट्रोल में हो। तो पेलोड को ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करो। और अगर ज़रूरी है तो टोकन को री रीअसाइन करो, रीसाइन करो। अगर रिसाइन करो, ठीक है। अगर बैकएंड फाइल को की के तौर पे रीड करता है तो आप सिग्नेचर वेरिफिकेशन बाईपास कर सकते हो या अपनी कस्टम की यूज करा सकते हो। तो अल्गोरिदम कंफ्यूजन अटैक। सो जेडब्ल्यूटी को इंटरसेप्ट करो, डिकोड करो और अल्गोरिदम को RS-256 यानी RS मतलब असिमेट्रिक से HS-256 मतलब सिमेट्रिक में चेंज कर दो। तो सर्वर का पब्लिक की उठाओ और इसे HMAC सीक्रेट के रूप में यूज करो। HMAC सीक्रेट की के रूप में यूज करो। HS-256 के साथ अगर JWT को री साइन करो, पेलोड में एडमिन सेट करो और रिक्वेस्ट सेंड करो। अगर बैकएंड वल्नरेबल है तो आपको एडमिन एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ। एट्थ में किड हेडर एसक्यूएल इंजेक्शन है। तो JWT को इंटरसेप्ट करो पहले तो, देन हेडर डिकोड करो और किड की आईडी जो है वो पैरामीटर में एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड डाल दो। एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड तो आपको पता ही है, सिंगल कोट और 1 = 1 रहता है और हाइफन हाइफन दे दो तो कमेंट के लिए। बाकी का रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो कमेंटेड आउट हो जाएगा। तो अब ये टोकन सेंड करो। अगर बैकएंड किड वैल्यू को बिना सैनिटाइज किए डायरेक्ट एसक्यूएल क्यूरी में डाल रहा है तो ऑथेंटिकेशन बाईपास हो सकता है या डेटा लीक हो सकता है। ठीक है। तो बब सूट का मतलब अ, एक चीज़ है बतानी है कि बब सूट का जो JWT एडिटर एक्सटेंशन यूज़ करो ताकि टोकन को इजीली डिकोड, मॉडिफाई और री-साइन कर सको। तो हमेशा लैब्स या लीगल टेस्ट एनवायरनमेंट पर ही प्रैक्टिस करो। प्रोडक्शन में कभी भी एक्सप्लॉइट मत करो। ये एक मतलब सजेशन है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अपना टर्बो इंट्रूडर, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेंथ ऑफ द वीडियो बिकम्स टू लेंथी, अप्रॉक्स 2 आवर्स हो गए। ठीक है। तो कमेंट करो, कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। बाय।